और जी क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दक्ष, मैं रहता हूँ म्यूनिक जर्मनी में। आउसबिल्डिंग और आउसबिल्डिंग है क्या ये चीज? आउसबिल्डिंग और कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसमें? इंडिया से एडमिशन ले सकते हैं या ये नहीं भी ले सकते? होता क्या है इसमें और कौन कौन कर सकता है इसको? तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे और स्पेशली नर्सिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके ऊपर ये सारी वीडियो है। तो अगर आपने अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा हो तो नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो इस चैनल पे आगे काफी ज्यादा कंटेंट आने वाला है, मेडिकल स्टडीज रिलेटेड या फिर कॉमर्स के रिलेटेड। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी कॉमर्स रिलेटेड और आर्ट्स रिलेटेड भी डालूंगा आगे। तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो पहले और वीडियो शुरू करते हैं फिर। अब सबसे पहले होता क्या है, ये क्या है हाउस बिल्डिंग? पहले कहते कैसे हैं इसको? हाउस और बिल्डिंग। ये कोई हाउस बिल्डिंग नहीं है। अगर आप हाउस बिल्डिंग कहोगे तो हाउस होता है कि घर और बिल्डिंग होता है कुछ भी चीज को बनाना और वो चीज होती है। सबसे पहले कहना सीखो इसको हाउस बिल्डिंग। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जनरली। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउस बिल्डिंग होती क्या है। आपने इंडिया में पॉलिटेक्निक का नाम सुना है, आईटीआई का नाम सुना है? वो क्या करते हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड करवाती हैं, जिसको हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। वहां पे आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं और वही चीज सेम यहाँ पे है, हाउस बिल्डिंग कहते हैं उसको। वहां पर आपको डिप्लोमा मिलता है, यहाँ पर भी आपको डिप्लोमा मिलता है। यहाँ के डिप्लोमा का थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, वैल्यू ज्यादा है। उसके साथ आप काफी बढ़िया पैसे कमा सकते हो एज कम्पेयर टू इंडिया वाले डिप्लोमा से। किन किन चीजों में आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो? एज अ हाउस लैंडर, मतलब कि एज अ फॉरनर हमारे पास काफी लिमिटेड चॉइसेस हैं, क्योंकि जर्मनी में एज अ फॉरनर वोकेशनल ट्रेनिंग करना इतना ज्यादा अलाउड नहीं है। और आप वोकेशनल ट्रेनिंग किन्हीं किन्हीं कोर्सेज में कर सकते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है हमारा फ्लेगे मतलब कि नर्सिंग में आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। इस 3 साल की हाउस बिल्डिंग के साथ आप फिर काम कर सकते हो बढ़िया तरीके से, और इसके बाद आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हो या फिर पासपोर्ट तक भी ले सकते हो, और वो काफी जल्दी प्रोसेस चलता है उस हिसाब से। नर्सिंग के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं? आजकल सुनने में काफी ज्यादा आ रहा है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन की जो हाउस बिल्डिंग है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसको ये अभी कह रहे हैं कि हाँ हम उसमें वीजा प्रोवाइड कराएंगे। ये र्यूमर चल रहा है, मैंने भी काफी जगह पढ़ा है कि हाँ कर रहे हैं, पर अभी तक मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसका कि वीजा एक्सटेंड हुआ हो, जिसने अपनी नॉर्मल स्टडीज छोड़ करके वोकेशनल ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन हाउस बिल्डिंग में उसने वीजा एक्सटेंड करवाया। तो वो अभी मैं नहीं कह सकता कि वो पक्का है या नहीं, पर अगर आप नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो आपके वीजा एक्सटेंशन काफी जल्दी हो जाता है, आपकी पीआर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नोट फॉल रूप में आता है। मतलब कि यहाँ पे काफी ज्यादा कमी है नर्सिंग की। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखते हो नर्सिंग डॉक्टर्स की, तो काफी ज्यादा नीड चल रही है, और वही चीज यहाँ पे जर्मनी में भी हो रही है। काफी कम लोग कर रहे हैं और इनको चाहिए काफी ज्यादा है, तो इसलिए ये काफी बढ़िया चांसेस बना देता है बच्चों के लिए पीआर अप्लाई करने के लिए बाद में। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। एक राम नाम का लड़का आया है यहाँ पे 2022 में, तो उसने इंडिया से B1 कर रखा है, यहाँ पे उसने आके B2 कर लिया और C1 भी कर लिया। अब वो उसने हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर दिया। 2023 आ गया ये सब करते करते प्रोसेस। तो 2023 में उसने अपनी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट किया, मतलब कि अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट किया। 3 साल की होती है। पहले जो 6 महीने होते हैं वो आपका प्रोबेसाइट होता है, मतलब कि उस टाइम में वो आपको निकाल भी सकते हैं या आप भी कह सकते हैं नहीं मेरे को ये नहीं करनी। 6 महीने का वो टाइम होता है, आपको टाइम पे जाना पड़ता है, सब कुछ टाइम पे करना पड़ता है। जो मार्क्स होते हैं वो आपको बढ़िया रखने होते हैं, 70% 60% के करीब रखने होते हैं। तो वो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 3 साल हो गए, मतलब कि 2023 में आपने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट की, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की। अगर मैं हाउस बिल्डिंग कहता हूँ तो समझ लेने के वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात चल रही है। अब 3 साल मतलब कि 2026 आ गया। अब आपने 3 साल से टैक्स दे रहे हो, क्योंकि आप फुल टाइम में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो या आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल में या फिर कहीं सीनियर हाई में, जहां भी आप काम कर रहे हो, तो आपका फुल टाइम गिना जाता है। तो 3 साल आपका फुल टाइम हो जाता है। अगर आपको पीआर अप्लाई करनी होती है तो यहाँ पर 5 साल का रूल होता है कि आपको 5 साल रेंटेफिकेशन पे करना होता है। ये भी एक तरह का होता है टैक्स कह सकते हैं। अभी मैं इस चीज में ज्यादा नहीं घुस रहा। अगर आपको इसके बारे में जानना तो ये वीडियो आई का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करो, आप जाकर के देख सकते हो आपको कितना % टैक्स पे करना पड़ता है, और वो सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। 2026 आ गया, आपने 3 साल का टैक्स पे कर रखा है। अब आप साथ में मिनी जॉब भी कर रहे थे, वो भी आपका थोड़ा सा गिना जाएगा उसमें, और आपको अब 1.5 साल से 2 साल और काम करना पड़ेगा। आपको 3 साल के बाद 1.5 या 2 साल का आपको वीजा और मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप एग्जाम अपने क्लियर कर देते हो फाइनल एग्जाम, तो आपको आराम से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है,
क्योंकि इतनी ज़्यादा नीड है ना यहाँ पे नर्सिंग की, तो आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप 2 साल हो गए ना आप हाउस बिल्डिंग में हो, तो तीसरे साल में आपको कॉन्टैक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं हॉस्पिटल से, सीनियर टाइम से। तो ये ट्रूथ है जो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी एक्चुअली यही हुआ है। मेरे को भी 2-3 कॉन्टैक्ट अब तक मिल चुके हैं। आप 1 साल या 1.5 साल 2 साल के लिए अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। अब जब आपको 5 साल हो जाएंगे तो आप उसके बाद इंटीग्रेशन कोर्स करके 1 और साल लगा करके सब कुछ करके आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। उन बेफरिश्ते वीजूम कहते हैं जिसको, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए काफी ज्यादा चांसेस बढ़िया रहते हैं इस वे में। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि क्या चल रहा है। अगर हम इंडिया में करते हैं तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं 1 साल कोर्सेज करने का, 3 साल, 4.5 साल, मतलब कि आप डिप्लोमा कर सकते हो, जैसे कि GNM, ANM, और भी काफी तरह के डिप्लोमा 1-1 साल वाले। GNM शायद आपका 3.5 साल का, इंडिया में 3 साल आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है, 7वां सेमेस्टर होता है, वो आपका प्रैक्टिकल होता है GNM में। ANM आपकी 2 साल की होती है, बाकी 1-1 साल के और भी कोर्सेज होते हैं। अगर आप बैचलर करते हो, BSc करते हो, तो वो आपकी 4 साल की होती है। जो आपकी बैचलर होती है वो ज्यादातर यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड होती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। जैसे कि मैंने अभी कहा, GNM में आपको 6 सेमेस्टर इंडिया में पढ़ने पड़ते हैं, और आपका 7वां सेमेस्टर होता है प्रैक्टिकल का। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको 3 साल की हाउस बिल्डिंग होती है टोटल। आपका वोकेशनल कोर्स 3 साल का होता है, उसमें आपको 2100 घंटे थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और 2500 घंटे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी पड़ती है हॉस्पिटल्स में जाकर, यहाँ पर, या फिर सीनियर हाइम्स में जाकर, जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं, लाइक एल्डर केयर वाला सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इंडिया में जेरियाट्रिक नर्स। पीडियाट्रिक नर्स को ट्रांसलेट करो तो उसको कहते हैं किंडरगार्टनफ्लेगे। अगर आप जेरियाट्री वाली नर्स को करें तो उसको कहते हैं अल्टनफ्लेगे। अब थोड़ा सा नए रूल के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहले ये वाली वीडियो बनाई थी जो पहले 3 नर्सेज के बारे में बताती थी। अब 2020 के बाद रूल चेंज हो चुके हैं। 2020 के बाद इन्होंने किया क्या है, जो पहले 3 टाइप की हाउस बिल्डिंग थी यहाँ पर, अल्टनफ्लेगे, जेरियाट्रिक नर्स, क्रांकनफ्लेगे, नॉर्मल नर्स, और उसके बाद आती है पीडियाट्रिक नर्स, मतलब कि हमारे किंडरगार्टनफ्लेगे। अब इन्होंने तीनों एक कर दिया। उस मेन बात यह है कि अब इन्होंने फ्लेगे हाउस बिल्डिंग को जनरलिस्टिक कर दिया। आपको 2 साल नॉर्मल सब पढ़ना पड़ेगा तीनों में से, और तीसरे साल में आप कह सकते हो कि मेरे को अलगेमाइन करना, लाइक नॉर्मल नर्सिस के बारे में करना है, जो कि हमारा क्रांकनफ्लेगे होता है। तो आपको टाइटल मिलेगा फ्लेगे फाख फ्राउ का या फ्लेगे फाख मान का। अगर आप कहते हो कि 2 साल बाद नहीं, मेरे को तीसरे साल में सिर्फ पेडियाट्रिक नर्स के बारे में पढ़ना है या फिर जेरियाट्रिक नर्स के बारे में पढ़ना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये अभी के बारे में चेंजेस आए हैं। जो सी अब 2020 के बाद हाउस बिल्डिंग स्टार्ट हुई है, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, वो टोटल यूरोप में रिकॉग्नाइज्ड है। जो सी मैं कर रहा हूँ 2019 का लास्ट बैच था, वो सिर्फ यहाँ जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है। अगर मेरे को यूरोप में कहीं और काम करना, जैसे कि स्पेन में या फिर पोर्टुगल में, तो मेरे को वहां पे रिकॉग्नाइज्ड कराना पड़ेगा, या फिर क्या पता एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़े। पर जो अभी 2020 के बाद स्टार्ट हुई है, उसमें टोटल यूरोप में आपकी रिकॉग्नाइज्ड है। वो इतना फर्क नहीं पड़ता यार, सीधी सी बात है। जर्मनी बेस्ट है, आप जर्मनी में ही काम करोगे, स्पेन में जाकर क्यों ही काम करोगे, वहां पे इतने पैसे नहीं मिलते, यहाँ पे ज्यादा मिलते। फैक्ट बता रहा हूँ मैं, सीधी सी बात है। जेलस फील नहीं कर रहा कि मैं पुराने वाले में था, नए वाले आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंडिया से हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। काफी एजेंट्स कहते हैं कि हम अप्लाई करवा देंगे, हमारे वहां पे आगे कॉन्टेक्ट्स हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ भाइयों, देखो ये वीडियो देख लेना एक बार पहले, जो मैंने पहले हाउस बिल्डिंग के बारे में बताई थी, उसमें मैंने बता रखा है कि आपको क्या क्या चाहिए। अब राम नाम का लड़का है, ठीक है, राम ने क्या करना है, B2 कर लिया, अब उसको अप्लाई करना हाउस बिल्डिंग में। तो यहाँ पर जो हाउस बिल्डिंग का वीजा है ना, जो वीजा की सब क्लास है, लाइक हम नॉर्मली आते हैं स्टूडेंट वीजा पे, वो एक प्रॉपर स्टूडेंट वीजा होता है। आपको 120 दिन फुल टाइम करने की परमिशन होती है, और 240 दिन हाफ डे काम करने की परमिशन होती है। वो लाइक टिपिकल स्टूडेंट वीजा होता है। एक होता है फिर वर्क परमिट, जिसपे आपको सिर्फ काम ही करना होता है, आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वो वाला सीन। अब जो ये हाउस बिल्डिंग वाला है ना, ये कहीं ना कहीं बीच में आप पढ़ भी रहे हो और आप काम भी कर रहे हो फुल टाइम। तो इसकी सब क्लास है ना, वो लाइक सेट 16 के अंदर, मतलब कि रूल नंबर 16 के अंडर आता है और 17 के अंडर आता है, दोनों के अंडर आता है। तो ये काफी पेचीदा सा हो जाता है कि आप स्टूडेंट वीजा में हो या फिर वर्क परमिट पे हो। तो ये लाइक कहीं ना कहीं ज्यादातर वर्क परमिट में आता है, क्योंकि आपको पहले आर्म से परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप वीजा अप्लाई करते हो। तो इंडिया से अप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हम थे राम पर, राम ने B2 कर लिया, अप्लाई कर रहा है वो, ठीक है, उसको इंटरव्यू देने जाना होता है। अगर आप लाइव इंटरव्यू देने जाते हो तो काफी ज्यादा बेटर रह जाता है, क्योंकि जो स्कूल होता है बरूफशुले होता है, जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग कराता है, जैसे कि पॉलिटेक्निक और ITI यहाँ पर भी होते हैं। तो अगर वो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं तो उनको ज्यादा पता चल जाता है, तो आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं उस सीट को पाने में। सॉरी यार आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, मैं भी वीडियो एडिटिंग कर रहा था, पीछे देख सकते हो। तो मेरे को पता चला कि एक पार्ट मिसिंग है। अगर आप इंडिया से यहाँ पर आ जाते हो स्टूडेंट वीजा पर, और आप चाहते हो कि हाउस बिल्डिंग मेरे को एडमिशन लेना है और आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मैंने काफी बच्चों को एडमिशन करवाए हैं हाउस बिल्डिंग में।
तो यही कुछ बताना था मैंने। आप मेरे को हर टाइम रीच आउट कर सकते हो, ईमेल लिख देना, बेस्ट रहेगा ईमेल लिख देना, और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। आगे वीडियो देखो। जो भी ब्रूफ चूल्हे होता है, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके पास लिमिटेड सीट होती हैं, लाइक 30 से 40, 25 भी होती हैं किसी किसी स्कूल में। सबसे बड़ा मेन फायदा आपका क्या हो जाता है कि आप यहाँ पर हो, जर्मनी में हो, ना कि आप इंडिया में। इंडिया में आप अगर आपको इंटरव्यू देना होगा तो आपको जूम से कॉल करनी पड़ेगी या स्काइप करना पड़ेगा, तो ये काफी चीजें हो जाती है। फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन करानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की। फिर यहाँ पे R/Baits हमको भेजना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय एक्सचेंज, ठीक है। उसमें भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। फिर आपको एक स्कूल ढूंढना पड़ता है, फिर आपको एक हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स ढूंढना पड़ता है। तो ये काफी चीजें हो जाती है जो आपको इंडिया से करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अपने डॉक्यूमेंट्स की रिकॉग्नाइजेशन कराना, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंडिया से अप्लाई करना। और यहाँ से अप्लाई करना थोड़ा सा आसान होता है, लाइक काफी ज्यादा आसान होता है अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर हो, आप सब काम जा करके कर सकते हो, लाइव जा करके कर सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है, आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, वहां से डॉक्यूमेंट भेजो, फिर यहाँ से जाओ। काफी आ जाते हैं हम उन एजेंसीज के बारे में, उन एजेंट्स के बारे में जो कहते हैं कि हम आपका वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लगवा देंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लोग 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं सिर्फ हाउस बिल्डिंग में एडमिशन दिलवाने के लिए। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो, पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा ब्लॉक अकाउंट कि आपका खर्चा है आपके पास। दूसरा, आपको R/Baits से परमिशन लेनी पड़ेगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया से लेना, एम्प्लॉय एक्सचेंज जिसको कहते हैं। उसके बाद आपको इंडिया से डॉइच करनी पड़ेगी। अगर आप B2 भी करते हो, आपका स्पीकिंग लेवल उतना खास नहीं होता जितना यहाँ पर होता है। स्कूल से आपको एक सीट लेनी पड़ेगी, जो बरूफशुले होता है, वहां से आपको एक सीट लेनी पड़ेगी। वो भी मुश्किल है क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि हम पर्सनल इंटरव्यू लें। अब उसके बाद आपको हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स ढूंढने होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में सीट ढूंढनी होती है कि आप कहाँ पर करोगे आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद आप वीजा कौन सा अप्लाई करोगे, कि आप स्टूडेंट वीजा में भी नहीं आ रहे, आप वर्क परमिट में भी नहीं आ रहे, बीच में कहीं लाई करते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग वाले वीजा में अप्लाई आपको करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप यहाँ पर आते हो, इसका सोल्यूशन मैंने निकाल रखा मतलब कि ये काफी ज्यादा मेरे को लगता है कि इजी है। अगर आप मेडिकल से कर रहे हो तो आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढो मेडिकल कोर्सेज की, या फिर स्टूडेंट प्ले ढूंढो जो आपको एक मेडिकल कॉलेज का या मेडिकल यूनिवर्सिटी का या कोई भी यूनिवर्सिटी का एक ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड करा सके जो आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड हो। आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपने 12th कर रखी है, फिर आपको 2 कंडीशन आएंगी। स्टूडेंट क्लिक करना है, जो कि हमारा होता है प्रिपेरेटरी कोर्स, और उसके बाद आपको लैंग्वेज करनी है, पहले लैंग्वेज, फिर स्टूडेंट प्लीग, और फिर आपकी बैचलर्स। अब आप इस वीजा पे आते हो, ठीक है, आपने यहाँ पर आकर वीजा एक्सटेंड करा लिया, उसके बाद आप हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर लो। ये काफी ज्यादा इजी रहता है आपके लिए। अगर आप इंडिया से अप्लाई करने की ट्राई करोगे तो काफी पैसे भी लगेंगे आपके, स्टूडेंट वीजा से ज्यादा आपके पैसे लग जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट ऊपर से 3-4 लाख वो वैसे मांगते हैं, और ऊपर से और भी चीजें होती है। और रीजन बताता हूँ मैं आपको, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप एज R/Baits नेमर आ रहे हो, मतलब कि एम्प्लॉई आ रहे हो। अब जिस भी कंपनी से आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, स्कूल से या फिर किसी भी हॉस्पिटल से, तो उनको वहां पर आपको लेने जाना पड़ेगा, काफी चीजें देखनी पड़ती है, आपके अकोमोडेशन के बारे में देखना पड़ता है, जो राइट्स के यहाँ के राइट्स के हिसाब से उनको करना पड़ेगा। तो अब जो हॉस्पिटल्स होते हैं और जो स्कूल्स होते हैं वो इस चीज को कहते हैं कि नहीं यार, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 25-30 बंदे आए पड़े हैं जिनका हमको इंटरव्यू लेना है, तो हम क्यों इतने झंझट में पड़े। जब तक नहीं पड़ेंगे तब जब तक कि उनके पास पैसे नहीं आएंगे, सीधी ही बात है। अब एजेंट्स वो काम करते हैं। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो, जो भी बढ़िया स्कूल्स होंगे उनके पास ऑलरेडी अगर 30 सीट है तो वहां पर बच्चे 50 से 60 या ज्यादा, बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, और उनकी ऑलरेडी सीट्स भर जाती हैं जो बेस्ट स्कूल्स होते हैं। अब जो उनसे रह जाते हैं कि हाँ इनके पास सीट्स पड़ी हैं अभी खाली, तो आपको उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, सीधी सी बात है। मतलब इतने खराब भी नहीं होते, एवरेज में आते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, वो स्कूल्स एवरेज में आते हैं। और अगर आप एवरेज स्कूल में या थोड़ा सा एवरेज से नीचे पढ़ते हो तो आपको काफी ज्यादा अपने आप खुद करना पड़ता है, अपने आप याद करना पड़ता है, अपने आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बनानी पड़ती है, कौन से हॉस्पिटल में मेरे को कब जाना है, ऑर्गेनाइजेशन, काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिससे आपकी स्टडी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपकी काफी ज्यादा सब्जेक्ट यूनिट्स छूट जाती हैं। तो जब आपके फाइनल एग्जाम आएंगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी पास आउट करने में। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप आओगे, आप किन्हीं बेस्ट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते, क्या पता आपको उसमें एडमिशन हो जाए। जब मैंने किया था, अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँ ना, मैं वन ऑफ द बेस्ट बरूफशुले में पढ़ रहा हूँ, म्यूनिक में। अगर मैं कहता हूँ कि हाँ ये मेरे फाइनल एग्जाम का सर्टिफिकेट है और मैंने इस स्कूल से किया है, तो वो कहें बिना इंटरव्यू लिए भी वो कह दें कि नहीं ठीक है तुम हमारे पास आ सकते हो, वो इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, इतना इफेक्ट पड़ता है आपका स्कूल का। अब हम इसके बाद आ जाते हैं कि हम रिकॉग्नाइजेशन कैसे करा सकते हैं। अगर हमने BSc कर रखी है इंडिया से, या फिर हमने GNM कर रखी है, ANM कर रखी है, भाई साहब मैं उस चीज पे अभी भी काम कर रहा हूँ, उसकी वीडियो मैं अलग लेके आऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके यहाँ पर आकर के प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, और भी काफी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, R/Baits की परमिशन, वीजा, और ये चीजें, लैंग्वेज,
और आपकी जो आपने यूनिट आपकी सब्जेक्ट यूनिट होती है, आपने क्या क्या पढ़ रखा है इंडिया में। आपने अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो उसमें आपने क्या पढ़ा है, अगर आपने GNM कर रखी है तो उसमें आपने क्या पढ़ा है। तो ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। आपको वहाँ की यूनिट्स उठा करके, यहाँ की यूनिट्स उठा करके हाउस बिल्डिंग वो आपको मिलानी पड़ेगी। हाँ, इसने ये पढ़ रखा, इसने ये नहीं पढ़ रखा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, तो ये चीजें काफी मिलानी पड़ती हैं, कंपैरिजन करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके लिए अलग ही वीडियो बनेगी। तो अभी के लिए हाउस बिल्डिंग का इतना ही, मैंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे से कुछ छूट गया है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में पूछना हो तो नीचे कमेंट डाउन कर देना। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से ही थोड़ा चैनल हमारा दोबारा से जिंदा हो जाएगा। 6 महीने से मैंने पीछे कुछ अपलोड नहीं किया था, रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया पिछले हफ्ते। लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। ऑफ विद द सेम।